सल्तनत मेहरबाद में बादशाह उज़ैर की हुक्मरानी थी। रियाया उससे बेहद मोहब्बत करती थी और बादशाह उज़ैर भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता था। मगर एक बात सबके लिए हैरत का बायस थी। बादशाह उज़ैर को शादी के ख्याल से सख्त नापसंदीदगी थी और उसने कभी किसी से मोहब्बत करने की ख्वाहिश भी महसूस नहीं की थी। रियाया बार बार उससे शादी करने की दरखास्त करती रही। बेहतर यही है कि आप शादी कर लें। आखिरकार उनके इसरार पर बादशाह उज़ैर ने वादा किया कि वो उस बारे में कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि अब तक उसे कोई ऐसी खातून नहीं मिली थी जिसकी तरफ उसका दिल माइल हो, उसने फैसला किया कि वो सफर पर निकलेगा। शायद उस सफर में उसे कोई ऐसी औरत मिल जाए जिससे वो सच्ची मोहब्बत कर सके। चुनाचे बादशाह उज़ैर ने सल्तनत के तमाम मामलात तरतीब से संभाले और सफर पर रवाना हो गया। उसके साथ सिर्फ एक वफादार शाही खादिम था, जो अगरचे बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं था मगर बड़ी उम्दा समझबूझ रखता था। 2 बरस तक बादशाह उज़ैर मुख्तलिफ ममालिक में घूमता रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि उसका दिल किसी पर आ जाए, मगर सब कुछ बेसूद साबित हुआ। आखिरकार 2 साल के तवील सफर के बाद उसने वापस सल्तनत मेहरबाद लूटने का फैसला कर लिया। वापसी के सफर में जल्दी पहुंचने की गर्ज से बादशाह ने एक मुख्तसर मगर सुनसान जंगली रास्ता इख्तियार किया। जब वो उसी जंगल के रास्ते अपने घोड़े पर सवार गुजर रहा था तो अचानक उसे बिल्लियों की निहायत खौफनाक मियाओ मियाओ और चीखने की आवाजें सुनाई दी। शोर लम्हा बु लम्हा करीब आता गया, यहाँ तक कि अचानक दरख्तों के दरमियान से तकरीबन 100 बड़ी बड़ी स्पेनिश कैट्स दौड़ती हुई वहां से गुजर गईं। वो सब झुंड की सूरत में एक ही रास्ते पर तेजी से भागी जा रही थीं। बादशाह उज़ैर और उसका वफादार खादिम उस अजीब शिकार को हैरत से देखने के लिए वहीं रुक गए। उस हुजूम के पीछे 20 से भी ज्यादा छोटे ड्वार्फ्स आ रहे थे। उनमें से कुछ भेड़ियों पर सवार थे और कुछ बिल्लियों को रस्सियों से थामे हुए थे। कुछ ही लम्हों बाद एक निहायत खूबसूरत नौजवान औरत दिखाई दी, जो एक ताकतवर टाइगर पर सवार थी। वो तेज रफ्तारी से गुजरती हुई बादशाह उज़ैर के करीब से निकली, मगर उसने उसकी तरफ जरा भी तवज्जो न दी। लेकिन बादशाह उज़ैर उसे देखते ही उसके हुस्न से मसहूर हो गया और एक ही लम्हे में उसका दिल उस पर आ गया। खुशकिस्मती से बादशाह उज़ैर ने देखा कि उन ड्वार्फ्स में से एक पीछे रह गया है। ये देखकर बादशाह उज़ैर ने फौरन उसे रोक लिया और पूछा, वो खातून कौन थी जो अभी यहाँ से गुजरी है? जिस खातून को आपने अभी देखा है वो प्रिंसेस अनायात हैं, जो इसी मुल्क के बादशाह की बेटी हैं जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि प्रिंसेस अनायत को शिकार का बेहद शौक है और वो उस वक्त खरगोशों के शिकार के ताकुब में निकली हुई हैं। फिर बादशाह उज़ैर ने दरबार तक पहुंचने का रास्ता पूछा। जब उसे रास्ता बता दिया गया तो वो फौरन रवाना हो गया और चंद ही घंटों में दारुल हुकूमत पहुंच गया। जैसे ही वो महल में पहुंचा, उसने खुद को बादशाह और मलका के सामने पेश किया। मेरा नाम उज़ैर है और मैं सल्तनत मेहरबाद का बादशाह हूँ। जब उसने अपना नाम और अपनी सल्तनत का तारुफ करवाया तो उन्होंने उसे बड़ी खुशदिली से खुशामदीद कहा। कुछ ही देर बाद प्रिंसेस अनायत भी शिकार से वापस आ गईं। बादशाह सलामत, शिकार बहुत कामयाब रहा है। शहजादी इनायत ने बड़ी बहादुरी दिखाई है। जब बादशाह उज़ैर ने सुना कि शिकार बहुत कामयाब रहा है तो उसने शहजादी की तारीफ की। मुझे इस बात का पहले ही यकीन था। मगर प्रिंसेस अनायत ने एक लफ्ज भी जवाब में न कहा। शहजादी की ये खामोशी बादशाह उज़ैर को कुछ अजीब लगी, मगर वो उस वक्त और ज्यादा हैरान हुआ जब उसने देखा कि पूरे खाने के दौरान भी प्रिंसेस अनायत ने एक बार भी बात नहीं की। कभी ऐसा महसूस होता कि प्रिंसेस अनायत कुछ कहने वाली हैं, मगर जैसे ही वो लब हिलाते उनके वालिद या वालिदा फौरन बात शुरू कर देते। इसके बावजूद बादशाह उज़ैर के दिल में शहजादी के लिए पैदा होने वाली मोहब्बत जरा भी कम न हुई। रात को जब वो अपने कमरे में वापस गया तो उसने अपने वफादार खादिम से अपने दिल की बात कही, मगर वो खादिम इस मोहब्बत के मामले से बिल्कुल खुश नहीं था और उसने अपनी नागवारी छुपाने की भी कोई खास कोशिश नहीं की। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या प्रिंसेस अनायात इतनी खूबसूरत नहीं कि किसी को भी पसंद आ जाए? बिलाशबा प्रिंसेस अनायात बहुत हसीन है, मगर हकीकी मोहब्बत में खुशी पाने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती। सच कहूँ तो हजूर, मुझे उनके चेहरे के तासुरात कुछ सख्त से महसूस होते हैं। ये सख्ती नहीं बल्कि वकार और गरूर है।
और ये चीज तो शहजादी पर बहुत जचती है। चाहे आप इसे गरूर कहें या सख्ती, मगर मेरे ख्याल में उनके शौक भी उनकी तबीयत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इतने खौफनाक जानवरों के साथ शिकार करना किसी नरम मिजाज तबीयत की अलामत नहीं लगता। हाँ। और एक बात और भी अजीब है, इन्हें बोलने से रोकने की जो कोशिश की जाती है, इसमें भी कुछ ना कुछ राज जरूर है। खादिम की बातों में वाकई समझदारी थी, मगर अक्सर ऐसा होता है कि मुखालिफत इंसान के दिल में मोहब्बत को और बढ़ा देती है, खास तौर पर ऐसे बादशाहों के दिल में जो किसी की मुखालफत सुनना पसंद नहीं करते। चुनाचे अगले ही दिन बादशाह उज़ैर ने प्रिंसेस अनायत का हाथ मांग लिया। ये रिश्ता 2 शर्तों पर मंजूर किया गया। पहली शर्त ये थी, पहली शर्त यह है कि निकाह कल ही के दिन अंजाम पाएगा, और दूसरी शर्त यह है कि आप प्रिंसेस इनायत से शादी से पहले कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। खादिम के एतराज के बावजूद बादशाह उज़ैर ने ये दोनों शर्तें मान ली। चुनाचे शहजादी के मुंह से उसने पहला लफ्ज वही सुना जो उसने निकाह के वक्त कहा, कबूल है। मगर शादी के बाद प्रिंसेस अनायत ने खुद पर कोई पाबंदी न रखी। वो महल की खादमाओं से सख्त और बेअदब लहजे में बात करती थी। And you, stop whispering. ये क्या तरीका है? यहाँ तक कि बादशाह उज़ैर भी उनकी डांट से महफूज न रह सका। हर तरफ गंदगी फैलाई हुई है। लेकिन चूंकि बादशाह उज़ैर नर्म मिजाज इंसान था और शहजादी से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। शादी के चंद दिन बाद नया शादीशुदा जोड़ा अपने मुल्क सल्तनते मेहरबाद की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने पर किसी को ज्यादा अफसोस भी न हुआ। जल्द ही खादिम के खदशात सच साबित होने लगे। हाथ खराब हो गए हैं, ठीक से दबाओ। प्रिंसेस अनायत दरबार के हर शख्स के साथ निहायत बदतमीजी से पेश आती थी। उनका गुस्सा और बदमिजाजी हद से बढ़ती जा रही थी। ऐसे पानी देते हैं? ये देखो, गुलाब कैसा लग रहा है। बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते तुम लोग। यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर अंदर वो दूर दूर तक एक निहायत तेज मिजाज और झगड़ालू मलका के तौर पर मशहूर हो गईं। एक दिन जब क्वीन अनायत सवारी के लिए निकली हुई थीं, तो रास्ते में उन्हें एक गरीब बूढ़ी औरत मिल गई जो आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने एहतराम से झुककर सलाम किया और आगे बढ़ने ही वाली थी कि क्वीन अनायत ने उसे रुकवा लिया और सख्त लहजे में बोली, तुम बड़ी बेअदब औरत हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मलका हूँ? और तुमने मुझे ज्यादा झुककर सलाम क्यों नहीं किया? मलका मुअज़्ज़मा, मैंने कभी सलाम झुककर करने के तरीके नहीं सीखे, मगर मेरा मकसद हरगिज बेअदबी करना नहीं था। मैंने तो आपको पूरा एहतराम ही दिया है। क्या ये औरत जवाब देने की जुरात भी करती है? इसे मेरे ऑस्ट्रिचेस की दम से बांध दो। मैं उसे शहर के बेहतरीन डांस मास्टर के पास ले जाऊंगी। वो तुम्हें सिखाएगा कि मलका को सलाम कैसे किया जाता है। बूढ़ी औरत ने रहम की फरियाद की, मगर क्वीन अनायत ने उसकी एक न सुनी। जब उस बूढ़ी ने कहा कि वो परियों की हिफाजत में है, तो मलका उस बात का मजाक उड़ाने लगी। आखिरकार वो बेचारी मजबूर होकर ऑस्ट्रिच की दम से बनने पर राजी हो गई। मगर जैसे ही क्वीन अनायत ने अपने ऑस्ट्रिच को एड़ लगाई, वो एक कदम भी ना हिला, जैसे वो किसी धात का मुजस्समा बन गया हो। इसी लम्हे वो रस्सी जिससे बूढ़ी औरत बंधी हुई थी अचानक खूबसूरत फूलों के हारों में बदल गई और वो बूढ़ी औरत खुद एक बुलंद कामत और बावकार खातून में तब्दील हो गई। उसने हिकारत भरी निगाह से क्वीन अनायत की तरफ देखते हुए कहा, बदकिरदार औरत, तुम अपने ताज के लायक नहीं हो। मैं खुद देखना चाहती थी कि तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है वो सच है या नहीं। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं रहा, और तुम जल्द ही देख लोगी कि परियों का मजाक उड़ाना कितना महंगा पड़ता है। ये कहकर परी शकीबा, यही उसका नाम था, ने एक छोटी सी सुनहरी सेटी बजाई। फौरन एक शानदार रथ नमूदार हुआ। उस रथ में परियों की मलका बैठी हुई थीं और उनके साथ 1 दर्जन दूसरी परियां थीं जो अजदहों पर सवार थीं। तमाम परियां अपने अपने जानवरों से उतर आईं। फिर परी शकीबा ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सुनाया। परियों की मलका ने उसकी हर बात को दुरुस्त करार दिया और कहा, मैं हुक्म देती हूँ कि अभी क्वीन अनायत को उसी के ऑस्ट्रिच की पूंछ के साथ बांध दिया जाए और उसे पत्थर का मुजस्समा बना दिया जाए। मगर परी शकीबा निहायत नर्म दिल और मेहरबान थीं, इसलिए उन्होंने उससे हल्की सजा देने की दरखास्त की। आखिरकार ये तय पाया, अब से क्वीन अनायत परी शकीबा की गुलाम बनकर रहेगी जब तक उसका पहला बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जो उसकी जगह ये सजा कबूल करेगा। इसके बाद तमाम परियां अपने अपने रास्ते चली गईं
और परी शकीबा अपनी गुलाम क्वीन अनायत को साथ लेकर अपने महल पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उसने कहा, असल में तो तुम्हें बावर्ची खाने की सख्त खिदमत करनी चाहिए थी, मगर चूंकि तुम नाजो नेमत में पली हो, ये तब्दीली तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम मेरे कमरों को साफ करो और मेरे छोटे कुत्ते को नहलाकर उसके बाल सुनवारा करो। क्वीन अनायत ने समझ लिया कि नाफरमानी करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो खामोशी से वही करने लगी जो उसे हुक्म दिया जाता था। वो महल के तमाम कमरों की दिल लगाकर सफाई करती और साथ ही परी शकीबा के छोटे कुत्ते को नहलाकर उसके बाल भी संवारती। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद क्वीन अनायत के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। वादे के मुताबिक उसने वो बच्ची परी शकीबा के हवाले कर दी। फिर जब क्वीन अनायत सेहतयाब हो गई तो परी शकीबा ने उसे उसकी पिछली गलतियों के बारे में समझाया और उससे वादा लिया कि वो आइंदा बेहतर रवैया इख्तियार करेगी। उसके बाद परी शकीबा ने उसे वापस उसके शौहर बादशाह उजैर के पास भेज दिया, जबकि नन्ही बच्ची उसके पास ही रह गई। परी शकीबा ने नन्ही शहजादी की देखभाल शुरू की और उसके लिए एक खूबसूरत नाम रखने की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के इख्तिताम पर बच्ची को सुर्ख रेशमी पर्दों वाले शफ्फाफ झोले में लाया गया। नन्ही बच्ची ने मुस्कुराकर सब परियों के दिल जीत लिए। सबसे पहले उसका नाम ज़रिश रखा गया। फिर एक परी ने उसे खूबसूरती अता की, दूसरी ने उसे अक्लो समझ का तोहफा दिया और आखिर में परी शकीबा ने दुआ दी कि वो कभी किसी और शक्ल में तब्दील न हो। तकरीब जारी थी और नन्ही ज़रिश को तोहफे दिए जा रहे थे कि अचानक परियों की मलका की आमद की खबर मिली। मलका बेहद नाराज थीं। वो आते ही परी शकीबा की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोली, परी शकीबा, तुमने क्वीन इनायत के साथ नरमी क्यों बरती? उसने पूरी परियों की कौम की बेइज्जती की थी। चूंकि तुमने उसे माफ किया, अब उसकी बेटी ज़रेश को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मलका ने ऐलान किया कि अगरचे ज़रिश को खूबसूरती और अकल का तोहफा मिल चुका है, मगर इसे एक जादुई कैद में रखा जाएगा। वो इस कैद से तब तक आजाद नहीं हो सकेगी जब तक वो खुद किसी ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार न हो जाए जिसे वो दिल से चाहे। ये जादुई कैद समंदर के बीच एक बुलंद मीनार था जहाँ ज़रिश को रहना था। हम पहुंच गए। परियां ज़रिश और उसकी निगहबान हंसा को इस मीनार तक छोड़कर वापस चली गईं। थोड़ी ही देर बाद परियों की मलका ने अपना जादुई असा लहराया और समंदर में से हजारों खौफनाक शार्क मछलियां बुला लीं, जिन्हें हुक्म दिया गया कि मीनार के गिर्द सख्त पहरा दें और किसी को भी अंदर आने न दें। हंजा ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से ज़रिश की परवरिश की। वक्त तेजी से गुजरने लगा और देखते ही देखते ज़रिश एक मासूम बच्ची से एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। फिर एक दिन वो मीनार की बुलंद बालकोनी में खड़ी समंदर की लहरों को देख रही थी कि अचानक उसने एक अजीब सा मंजर देखा। समंदर में से एक अनोखा सा शख्स ऊपर आता दिखाई दिया और वो मीनार की तरफ तैरता हुआ आ रहा था। मगर हैरत की बात ये थी कि 7 मछलियां उसे देखकर भी खामोश रहीं और उस पर हमला न किया। ये शायद कोई मरमैन होगा। आदमी? हाँ, चलो नीचे दरवाजे तक चलकर इसे करीब से देखते हैं। जब वो नीचे दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मरमैन वहां बैठा हुआ था और शहजादी को देखकर खुशी और तारीफ के कई इशारे करने लगा। उसकी आवाज बहुत भारी और खिरदरी थी, मगर जब उसे समझ आ गया कि उसकी बात समझी नहीं जा रही तो वो इशारों से बात करने लगा। उसके हाथ में बेत की टहनियों से बनी एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें नायाब सैपियां भरी हुई थीं। ज़रिश ने शुक्रिया के इशारे के साथ वो टोकरी ले ली, मगर शाम होने लगी थी, इसलिए वो वापस अंदर चली गई और वो मरमैन दोबारा समंदर में होता लगाकर चला गया। कितना अजीब और डरावना सा मखलूक था। ये खौफनाक शार्क उसे मीनार के करीब क्यों आने देती हैं? क्या सब इंसान ऐसे ही होते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। मेरा ख्याल है शार्क्स उसे अपनी ही किसी मखलूक की तरह समझती हैं, इसीलिए उस पर हमला नहीं करती। कुछ दिन बाद दोनों ने एक अजीब सी मौसीकी सुनी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वही मरमैन था और वो पूरी ताकत से एक बड़ी समंदरी सैपी में फूंक मार रहा था।
वो दोनों नीचे दरवाजे तक गईं और जरिश ने शाइस्तगी से वो मरजान और दूसरी समंदरी चीजें कबूल कर ली जो वो उसके लिए लाया था। थैंक यू, गुड-बाय। उसके बाद वो तकरीबन हर शाम आने लगा। कभी वो सैपी बजाता, कभी पानी में होते लगाकर शहजादी की खिड़की के नीचे अजीब कृतब दिखाता। जरिश बस बिलकोनी से झुककर उसे सलाम कर देती, मगर उसके तमाम इशारों के बावजूद वो दोबारा दरवाजे तक नीचे न जाती। कुछ दिन बाद वो मरमैन दोबारा आया और इस बार उसके साथ एक मरमेड भी थी। प्लीज नीचे आओ, हमसे बात करो, डरो मत। उस मरमेड ने जरिश और हंसा को नीचे दरवाजे तक आने पर आमादा कर लिया। जब जरिश और हंसा मीनार के दरवाजे पर आकर खड़ी हुईं, तो मरमेड ने उन्हीं की जबान में बात करना शुरू कर दी और जरिश की खूबसूरती की तारीफ की। शायद आप यहाँ इसलिए रहती हैं कि आशिकों की भीड़ से बच सकें, मगर मेरा भाई आपसे मोहब्बत करने लगा है। मेरे भाई को आपकी जुबान नहीं आती, इसलिए मैं उसकी तरफ से बात करती हूँ। दरअसल मुझे एक परी ने कई जुबानें सिखाई थीं। ये सुनकर जरिश ने आ भरी और पूछा, क्या तुम्हारे पास भी परियां होती हैं? हाँ, मगर लगता है जमीन की परियों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फिर जरिश ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। ये सुनकर मरमेड को बहुत अफसोस हुआ। जाते वक्त उसने कहा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमें इस मुश्किल का कोई हल मिल ही जाएगा। जरिश इस मुलाकात से बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई नया शख्स था। उसने हंसा से कहा, शायद समंदर के ये लोग इतने डरावने नहीं जितने हमें पहले लगते थे, और अब हमें इतना तन्हा भी महसूस नहीं होगा। लेकिन मैं उस मरमैन से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। उसके बाद मरमेड अक्सर आने लगी। वो अपने भाई की मोहब्बत का जिक्र करती और जरिश अपनी कैद से आजाद होने की ख्वाहिश बताती। आखिरकार मरमेड ने वादा किया, मैं वादा करती हूँ, मैं परी लरेब को यहाँ लेकर आऊंगी। शायद वो इस मुश्किल का कोई हल बता सके। अगले दिन मरमेड अपने साथ समंदर की परी लारेब को ले आई। जरिश ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बात करने के बाद परी लरेब ने कहा, वक्त जाया ना करें, मुझे बताएं मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। तब जारिश ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। शहजादी, जमीन के मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ समंदर तक महदूद है। अगर आप मेरे कजन मरमन से शादी कबूल कर लें तो आप हमारे साथ समंदर में रह सकती हैं। मैं आपको तीरना और गोता लगाना सिखा दूंगी। परी लारेब ने इतनी देर तक और इतने समझाने वाले अंदाज में बात की कि जारिश कुछ मुतासिर हो गई और उसने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। उसके बाद परी लरेब और मरमेड वापस चली गईं और वादा किया कि वो जल्द दोबारा आएंगी। उसके जाने के बाद जारिश ने सारी बात अपनी निगहबान हंसा को बताई। हंसा को ये बात बिल्कुल पसंद न आई, क्योंकि वो बुढ़ापे में समंदर की मखलूक बनना नहीं चाहती थी। काफी सोचने के बाद हंसा ने एक तरकीब निकाली। उसने एक निहायत खूबसूरत नौजवान का नक्शा बनाना शुरू किया। घुंघरियाले बाल, साफ रंगत और नीली आंखों वाला। जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो उसने वो जारिश को दिखाई, ताकि वो समझ सके कि एक खूबसूरत इंसान और उसके समंदरी चाहने वाले में कितना फर्क है। तस्वीर देखकर जारिश बहुत मुतासिर हुई। उसने बेचैनी से पूछा, क्या वाकई दुनिया में ऐसे खूबसूरत लोग भी होते हैं? हाँ, इंसान इतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। उस दिन वो ज्यादातर वक्त उसी तस्वीर को देखती रही। अब उस तस्वीर के बाद उसका दिल मरमैन की तरफ बिल्कुल माइल न रहा। कुछ दिन बाद परी लरेब दोबारा आई ताकि मालूम करे कि जारिश ने क्या फैसला किया है, मगर जारिश ने इस बात पर कोई खास तवज्जो न दी और इस शादी के ख्याल को साफ नापसंद कर दिया। ये देखकर परी नाराज होकर वापस चली गई। तुम्हें इस पर जरूर पछताना पड़ेगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इधर एक और वाकया भी पेश आ चुका था। एक जहाज सफर करता हुआ उसी मीनार के करीब से गुजर रहा था। उस जहाज पर दुनिया का एक निहायत खूबसूरत शहजादा सवार था। उसने उस जादुई मीनार के बारे में सुन रखा था। जब उसने दूरबीन से देखा
तो उसे जरिश मीनार की बालकोनी में खड़ी साफ नजर आ गई और उसे देखते ही वो उस पर दिल हार बैठा। ये कितनी खूबसूरत है। वो फौरन मीनार की तरफ जाने लगा, मगर उसके मल्ला और कैप्टन उसके सामने आ खड़े हुए और उसे रोकने लगे। हुजूर, अगर आपने ऐसा किया तो हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। बेहतर है हम साहिल के करीब लंगर अंदाज हों। मैं एक मेहरबान परी को जानता हूँ जो शायद इस मुश्किल में हमारी मदद कर सके। शहजादे ने दिल न होते हुए भी कैप्टन की बात मान ली। वो करीब के साहिल पर उतर गया और कैप्टन को फौरन उस परी के पास मदद मांगने के लिए भेज दिया। इस दौरान शहजादे ने साहिल पर एक खेमा लगवा लिया और अपना ज्यादातर वक्त मीनार की तरफ देखते और दूरबीन से जरिश को तलाश करते हुए गुजारने लगा। अब कुछ दिन बाद कैप्टन एक परी को साथ ले आया। उसने जादू को आजमाने के लिए एक कबूतर भेजने का मशवरा दिया। शहजादे ने फौरन मोहब्बत के इजहार का एक खत लिखा और उसे कबूतर के गले में बांध दिया। फिर कबूतर को मीनार की तरफ उड़ा दिया गया। तेज हवा की वजह से कबूतर को मीनार तक पहुंचने में मुश्किल हुई, मगर वो हिम्मत न हारा। आखिर उसे मीनार के ऊपर एक ऐसी जगह मिल गई जहां जादू का असर नहीं था। वो वहां से अंदर बाग में दाखिल हो गया और शहजादी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जरिश अकेली बाग में आई। कबूतर फौरन उसके पास आ गया। उसने देखा कि कबूतर के गले में रबन के साथ एक खत बंधा हुआ है। जरिश ने वो खत पढ़ा और फिर जवाब लिखा कि वो शहजादे को देखे बगैर मोहब्बत का वादा नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी तस्वीर कबूतर के साथ भेज दे। कबूतर खत लेकर वापस शहजादे के पास पहुंच गया। शहजादा बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपनी छोटी सी तस्वीर कबूतर के गले में बांधकर वापस भेज दी। जब कबूतर दोबारा मीनार पहुंचा तो जरिश बाग में मौजूद थी। उसने जल्दी से रब्बन खोलकर तस्वीर देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर हंसा ने बनाई थी। जरिश ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और कबूतर को वापस भेज दिया। ये देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। फिर परी ने जादू करके शहजादे को एक खूबसूरत नन्हे परिंदे में बदल दिया और कबूतर को रास्ता दिखाने के लिए आगे भेज दिया। जब वो परिंदा बाग में पहुंचा तो जरिश उसे देखकर खुश हुई और उसे अपने हाथ पर बिठा लिया। कुछ देर बाद वो थक कर बाग के साए में लेट गई। उसी वक्त परी ने जादू करके उस परिंदे को दोबारा शहजादे की असल शक्ल में बदल दिया। जब जरिश की आंख खुली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो उसी शहजादे के बाजू में थी जिससे वो दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। इसी लम्हे मीनार जोर जोर से हिलने लगा और उसमें दरारें पड़ने लगी। हंसा जल्दी से ऊपर बाग में पहुंच गई ताकि वो अपनी शहजादी के साथ ही रहे। इसी वक्त वो मेहरबान परी जिसने शहजादे की मदद की थी, परी शकीबा के साथ एक शानदार रथ में वहां पहुंच गई। रथ शीशे का बना था और उसे 6 उकाब खींच रहे थे। उन्होंने जल्दी से आवाज दी, फौरन यहाँ से निकल आओ, मीनार डूबने वाला है। शहजादा, जरिश और हंसा फौरन रथ में सवार हो गए। जैसे ही रथ फजा में बुलंद हुआ, एक जोरदार आवाज के साथ वो मीनार समंदर की गहराइयों में डूब गया। उसके बाद परियां उन्हें लेकर जरिश के वालिद के मुल्क पहुंच गईं। वहां जाकर मालूम हुआ कि क्वीन अनायत कई साल पहले वफात पा चुकी थीं। वो नहीं जा सकती। मगर बादशाह उजैर अब भी अपनी सल्तनत को अमन और खुशहाली से चला रहे थे। जब बादशाह उजैर ने अपनी बेटी जरिश को देखा तो वो बेहद खुश हुए और पूरे मुल्क में उसकी वापसी की खुशी मनाई गई। अगले ही दिन जरिश और शहजादे की शादी हो गई। कई दिन तक जश्न, दावतें और मौसीकी की महफिलें जारी रहीं। हमारी कहानी कैसी लगी आपको? अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर लिखें, हमें आपका इंतजार रहेगा।